तो सर अभी कोचिंग चलेंगी ना पेपर में? देखिए, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, उसी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पता है विद्या वगैरह में दिए हुए हैं आपके मॉडल पेपर में, उनको सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको करवाने का प्रयास किया जा रहा है, या जो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा उस दिन बताया भी था, द्विघात समीकरण शुरू भी किया था कुछ, उसी से आगे है। गुणनखंड विधि द्वारा x² माइनस 11x माइनस 28 का हल है। मतलब हल है में क्या है, ऑप्शन दिए होंगे आपके, जैसे ए ऑप्शन 7,4, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3,4, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 4,5 और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 0,4। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो है गुणनखंड करना। ठीक है, जैसे क्लास 9th वगैरह में हम लोग करते थे गुणनखंड, सेम उसी तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x² माइनस 11x माइनस 28, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि लगाएंगे तो 28 के फैक्टर करने होंगे। क्या हो जाएंगे 28 के फैक्टर? 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 इंटू 7 यानी कि 28, और 4 प्लस 7 हो जाएगा ये 11। तो यहाँ पर 11 की जगह हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 4 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। मतलब लास्ट वाली जो संख्या है 28, इसके फैक्टर किए जाएंगे कि वो उसके फैक्टर चाहे जोड़ के या माइनस माइनस का 11 आ जाए। तो यहाँ पर 4 प्लस 7 11 भी होता है, 4 7 या 28 भी होता है। तो यहाँ पर माइनस का देके अंदर 4 प्लस 7 कर लेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा। फिर दो के पेयर बना के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये द्विघात समीकरण में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि उनका हल है, तो उसको गुणनखंड विधि द्वारा इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर का मतलब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहाँ x कॉमन हो गया तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 28 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, इसको प्लस कर लो, प्लस का 28 होगा। तब यहाँ माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मिसप्रिंट है, तुम्हारी जो भी यहाँ किताब दी गई है इसमें मिसप्रिंट दिया गया है। इसमें पहले तो माइनस दिया गया है, बाद में प्लस से सॉल्व किया गया है। तो शुरुआत में ही चेंज कर लो, ये प्लस का होगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 7। ठीक है, अब ये दोनों के इज इक्वल टू में 0 है तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज कर लो, यहाँ पर भी इट इज इम्प्लाइज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएंगी x इज इक्वल टू 7,4, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा और इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करवाने का प्रयास किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है जो एग्जाम में आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है, वो करवाने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर अगेन अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण दिया गया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर है। विविक्त कर को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINENT, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और आप श्रीधराचार्य का जो नियम होता है उसमें b² माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको d इज इक्वल टू लिखते हैं। इसका मान निकालना होगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जरूर डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए द्विघात समीकरण का। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप, वो होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो समीकरण हमारा दिया गया है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कंपेरिजन करके a निकाल लीजिए, क्या है 3 है, b कितना है -5 है, c इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें केवल डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकालना है, विविक्त कर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें रख देंगे a b और c की वैल्यू और d फाइंड कर लेंगे। तो a यहाँ पर है, b कितना है -5 का स्क्वायर -4, a है 3 इंटू c -2। इसको करेंगे तो 25 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ जाएगा कितना 49। ठीक है, माइनस का है, चूंकि माइनस का b² माइनस 4ac 25 और c यहाँ पर क्या है प्लस का 2 है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, प्लस का 2 होगा तो c इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 2 होने से ये 24 जो होगा माइनस का होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसमें जो ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन सही है, ऐसे लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चों इस बार जो चेंज किया गया है आपकी OMR सीट। OMR सीट का शुरुआत से क्लास 10th में था, लेकिन इस बार पक्का 100% हो गया है कि OMR सीट साथ में रहेगी। तो उसको भरने के लिए आप कॉपी में ना लिखे, OMR सीट में जो ऑप्शन इसका सही है उसको काला कर देना है। ये काम सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसी में क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक अपने तरीके का अलग क्वेश्चन है। यहाँ k का मान निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे कि विविक्त कर का मान 88 है, यानी कि d इज इक्वल टू 88, इसको लिख सकते हैं, अथवा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 88। ठीक है, ये दिया गया है, गिवन है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी वही काम करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो b² माइनस 4ac, यानी कि ये दिया है 88, तो b की जगह -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू k इज इक्वल टू 88। ये करेंगे तो 16 माइनस 12k इज इक्वल टू 88। तो इसको माइनस का 12k इज इक्वल टू 88 माइनस का 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 12k, 88 में से 6 गया 2 बचेगा, और यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा 72, यानी k इज इक्वल टू 72/12 माइनस का हो जाएगा, तो ये k इज इक्वल टू आ जाएगा -6।
तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन में भी आ सकता है और विदाउट ऑप्शन में भी आ सकता है। k इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का k दिया होगा तो ये +6 आया, जो कि हमने प्लस का k लिया है तो k की वैल्यू आ गई है +6। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा जरूर कि आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा या k की वैल्यू दी गई होगी। एक क्वेश्चन और होता है कि जिसमें b² - 4ac का मान 0 होता है, तो उसमें भी मतलब d = 0 दिया है तब भी k का मान निकालने को ये क्वेश्चन पहले बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आगे करवा देंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, आगे क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन है सेम, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा हमको। ये सब बहुत आसान चीजें हैं और सब दी हुई हैं इसमें, आपकी विद्या जो है उसमें दी गई है। लेकिन विद्या हो चाहे अवतार हो, सारी कुछ रखी रहेंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करने का जरूर प्रयास करें कि 2-2, 3-3 घंटे बैठ के मैथ लगाओ, साइंस लगाओ। इस समय अपना टाइम टेबल मेंटेन कर लो, 3-3 घंटे का टाइम टेबल कर लो, साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो। ठीक है, फिर तो जब पीरियड जिसका पेपर होता है, जैसे एग्जाम शुरू होता है 2 दिन पहले से फिर दूसरा सब्जेक्ट बंद कर देना है। जैसे हिंदी का है तो आप हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ का है तो मैथ पढ़ोगे। इस तरीके से फिर टाइम टेबल आप अपना ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अभी आज कितनी तारीख हो गई है? आज है 11 फरवरी। आपको 16 फरवरी को पहला एग्जाम है। ठीक है, अच्छे से सभी लोग एग्जाम दो। क्वेश्चन और देख लीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है px² - 2√5x + 15 = 0 के दो मूल समान हैं। ये दिया हुआ है कि दो मूल समान है। ठीक है, के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो इसको लिखेंगे वही आपका जो द्विघात समीकरण ax² bx + c जो मानक समीकरण बताए हैं उससे तुलना कर लेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करने पे हमारा a बराबर कितना आ जाएगा? p आ जाएगा, b = -2√5 आ जाएगा और c = 15 के दो मूल समान हैं। समान होने का मतलब ये होता है, जैसे भी हमने बताया था कि इसका जो विविक्तकर है, मूल जब समान होते हैं तो विविक्तकर यानी कि d जो होता है b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, विविक्तकर b² - 4ac = 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे मिलती है। तो b के वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख लो और p का मान ज्ञात कर लो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? b की वैल्यू है 2√5² - 4 × p × 15 = 0। ये आ जाएगा 4 × 5 माइनस ये कितना होगा? 60p = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर p b है, ये जो तुम्हारा है a = p, b = है -2√5 और p भी दिया गया है ब्रैकेट में। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, px यहाँ पर p भी लिया जाएगा यानी कि ये भी p होगा और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तब उसमें भी 4 × 5 p²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज 20p² - 60p = 0। यहां से p कॉमन लेंगे
20p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p माइनस 3 दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे, यहां से कर लीजिए p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 3 और 20p इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 0 अपॉन 20 लेंगे, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। लेकिन p इज नॉट इक्वल टू 0, इसको छोड़ देंगे, यानी कि अग्राह्य इसको कहते हैं, अग्राह्य। तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहां पर इसको आंसर लिख देंगे p इज इक्वल टू 3। आंसर को हमेशा रेक्टेंगल में लिख दो या ब्लैक हेडेड लिख दो ताकि एग्जामिनर की नजर दूर से पड़ जाए। ओके, यहाँ पे जो पार्ट कट रहा था उसके लिए हमने लिख दिया है p इज इक्वल टू 3, p इज नॉट इक्वल टू 0 लिया जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लें जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और इसको लिख के ही आप लोग प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर बच्चे का क्वेश्चन था कि इसका स्क्वायर किया गया, तो कैसे किया गया। जब भी किसी रूट की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो संख्या वही रहेगी। उसका रीजन ये होता है, रीजन भी यहाँ पे समझा दें। जैसे हमने रूट 5 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो रूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग ऊपर पावर लिखेंगे, तो 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी रूट की संख्या का स्क्वायर हमेशा वो संख्या आ जाती है। बाकी तो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर और माइनस में था, जब भी किसी माइनस की संख्या का आप वर्क करोगे तो वो संख्या हमेशा प्लस में हो जाएगी। इस तरीके से इसमें ये आ जाएगा 20p स्क्वायर माइनस 60p। अब 20p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल टू 0। इसका एक मेथड और भी सॉल्व करने का है। उसका रीजन ये है कि आप 60 इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो, लेकिन हमने क्या किया, 20p कॉमन ले लिया। 20p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 बच जाएगा। अब दोनों के इक्वल में 0 है तो एक बार p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि p की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार 20p इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि p की वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 हम लोग ले नहीं सकते, p का मान ज्ञात करना है, तो p की जो वैल्यूएबल कोई गिनती आएगी वही लिया जाएगा, यानी कि p की वैल्यू इसमें 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत काम के क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिए। और जो क्वेश्चन तुम्हें ठीक लग रहे हैं, जो हमको ठीक लग रहे हैं, वो हम करवा दे रहे हैं। और इसमें कुछ चीजें और हैं जो समझने लायक हैं, थोड़ी सी समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो सब लिखा हुआ है, लेकिन एक बार अपने आप पढ़ने में आलस करते हैं बच्चे, इसलिए इसको समझाना थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है द्विघात समीकरण की। ठीक है, ये चैप्टर आपको इंटर में भी मिलेगा और क्लास 10th में एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इसमें जैसे हमने बताया था, जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, हिंदी में इसको व्यापक रूप कहते हैं, इंग्लिश में यही स्टैंडर्ड रूप हो जाता है। ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने कल बताया था कि इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप इसमें लगा सकते हो गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है पूर्ण वर्ग बना के, ठीक है, और तीसरा है सूत्र द्वारा। ठीक है, तो आपका पूर्ण वर्ग बना के आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पर जो हम सूत्र यूज करते हैं उसको बता दे रहे हैं। जो ax स्क्वायर bx प्लस c का हल ज्ञात करने की विधियां डाल लीजिए। तो इसमें सूत्र के द्वारा लिख लो सीधे,
द्विघात समीकरण का हल सूत्र द्वारा। द्विघात समीकरण का हल सूत्र द्वारा, या इस सूत्र को जो हम कहते हैं वो कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, ये हो जाएगा। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हम लोग गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे, लिखा है सामने, बताया भी है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालेंगे और सूत्र द्वारा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूत्र द्वारा हल करने की, तो इसके लिए सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान में 2a। इसी को हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। जब गुणनखंड विधि नहीं होती है, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, तब इस नियम को लगाते हैं, या कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। तो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a, यही आपका श्रीधराचार्य का नियम है। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac अभी हम लोग कर रहे थे, उसको विविक्त कर कहते हैं। और ये जो विभक्त कर होता है, इससे क्या होता है? मूलों की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मूलों के लक्षण हमें ज्ञात हो जाते हैं। जो x की वैल्यू आती है उनको मूल कहते हैं, और उनसे हम जो b² माइनस 4ac है, इसको निकाल के मूलों के लक्षण ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या है, वो निर्भर करती है हमारी b² माइनस 4ac में। तो आ जाइए, क्या क्या प्रकृति हो सकती है मूलों की, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, जगह कम है। ये बुक में लिखा भी हुआ है, और वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको पॉज करोगे और नोट करके इसको सीख सकते हो। मतलब वीडियो चलाते रहो, उसको पॉज कर लो और नोट कर लो, समझ लो, तब आगे बढ़ो। ये सुविधा ऑनलाइन में जो है, ये ऑफलाइन में नहीं होती। ऑफलाइन में तो निकल गया तो निकल गया, लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा बहुत अच्छी है कि पॉज करो, फिर से सुनो, फिर से इसको रिमाइंड करो, फिर से देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार, दिमाग में घुस न जाए तब तक इसको काम करते रहो। तो आइए करते हैं द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स जिसको कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों के लक्षण कैसे हैं। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं, और पहली कंडीशन होती है अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग है, ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग। अब कहोगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। परिमेय और असमान होंगे। ये तो हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 4 है, 9 है, 16 है। 4 क्या? 2 का स्क्वायर है, 3 है, 9 आ जाए अगर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ये अगर b² माइनस 4ac का मान लिया वैल्यू आ गई 9, तो आप उसमें लिखोगे कि इसके जो मूल है वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। एक क्वेश्चन आता जरूर है इसके लिए मूल वाला कि मतलब मूलों के लक्षण लिखिए। वो 2 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए तो इसमें लिखना होगा फिर आपको। सेकेंड इसकी कंडीशन है, 4 कंडीशन है।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो। अभी तक क्या था, पूर्ण वर्ग है तथा पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। तो इसमें तो मूल कैसे होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। केवल एक चीज चेंज हो जाएगी, ये परिमेय की जगह अपरिमेय। वास्तविक, मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान सब सेम रहता है, केवल परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाएगा, होंगे। अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, थर्ड वाली है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। सीधे सी बात है, अगर तुम्हें मूलों की प्रकृति निकालनी है तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, तो आप क्या करोगे, उसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति नहीं जबकि मूल निकालने के लिए भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, तो वो गलत होता है। आप मूलों की प्रकृति निकालनी है तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। अगर मूल निकालने हैं तो उसमें गुणनखंड विधि लगाइए या पूर्ण वर्ग विधि लगाइए या सूत्र के द्वारा हल कीजिए, जैसा भी करिए, लेकिन मूलों की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले निकाल लेंगे। अगर लेस देन 0 है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक। वास्तविक नहीं होगा यानी कि काल्पनिक होगा, जिसकी कल्पना की जा सकती है, ठीक। इतना करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। फोर्थ पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबसे बड़ी यही कंडीशन होती है कि इसमें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखेंगे तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक। तो ये 4 कंडीशन है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति निकालने का एक क्वेश्चन लगभग 100% आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और इसमें रह जाता है मूलों की प्रकृति में, द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल का फार्मूला, ठीक है। तो ये भी आप इसको वीडियो को पॉज करके या बुक से देख करके भी लिख सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। और मेन चीज तो ये सब याद हो। याद कैसे होगा, जब आप इसको 2-3 बार अपने मन ही मन में रिमाइंड कर डालोगे। एक बार साथ में बोलने का प्रयास करो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली कंडीशन देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक। ये तो हो गई आपकी मूलों की प्रकृति के बारे में। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल भी निकालने को होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इसको मिटा के। देखिए, जैसे कोई द्विघात समीकरण, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वही लिख लेंगे। द्विघात समीकरण मान लिया ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो मूलों का योगफल का फार्मूला यहां पर होता है माइनस का b अपान a,
ठीक है, ये मूलों का योगफल। अब यहाँ पे b क्या है, इसके लिए भी आप लिख सकते हो माइनस b का मतलब होता है x का गुणांक। ठीक है, जो b होता है वो x का गुणांक होता है अपान a, इसको x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि मूलों का योगफल लिखने के लिए हम लोग इतना भी लिख सकते हैं या माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक इतना भी लिखा जा सकता है। और दूसरा, इसमें मूलों का गुणनफल अगर निकालना है, गुणनफल बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं c अपान a, c यानी कि अचर पद और नीचे में x स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल तथा योगफल। यहां हेडिंग डाल दीजिए, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। ये जब कोई जैसे समीकरण दे दिया गया ax स्क्वायर bx प्लस c दिया गया है, तो हम लोग कंपेरिजन इसी से करेंगे। ठीक, आगे जैसे क्वेश्चन इसमें अभी करवा देंगे कि कैसे मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे कंपेरिजन करके निकाला जाएगा, बहुत इजी है, तो इतना इसको समझ लीजिए। एक और भी होता है जब द्विघात समीकरण के मूल दिए हों, ठीक है, और द्विघात समीकरण हमको पूछा गया है। ठीक है, एक कंडीशन और भी आती है कि मूल दिए गए हैं और द्विघात समीकरण पूछा गया है, तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला हो जाता है, जब द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों, तब कैसे निकालेंगे, दिए गए हैं मूल और हमें समीकरण फाइंड करना है। बहुत आसान होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये हमारा वो हो जाएगा पूरा। जब द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों तब हम मूलों का योगफल कर देंगे, उनको जोड़ देंगे और मूलों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जब समीकरण के मूल दिए गए हों और उसका समीकरण फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने टॉपिक भी हैं सारे यूज हो रहे हैं तुम्हारे द्विघात समीकरण में। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हमने जो करवाए हैं जो क्वेश्चंस, वो भी द्विघात समीकरण के ही थे, और यहाँ पर ये जो बताया है हमने टॉपिक, इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया किया है कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, तो इसको मिटा के तब बता मिलेगा बिना हल किए हुए मूलों के लक्षण। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। जैसे यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है √3x² माइनस 5x प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मूलों के लक्षण लिखने हैं, तो ये समीकरण जो दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। मतलब इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मन में बैठा लो, प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम्हें व्यापक समीकरण पता चल जाए। a क्या है, यहाँ पर √3 है, b क्या है 5 है, माइनस का 5 है, और c इज इक्वल टू क्या है 4/√3। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है और हमको इसके लक्षण निकालने हैं। लक्षण निकालने के लिए अभी जो हमने बताया था कैसे निकालेंगे,
विभक्ति का निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको निकालेंगे। b की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर -4, a की जगह √3 और c की जगह 4/√3। √3 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 16 यानी कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि 9 जो हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 है और ये पूर्ण वर्ग भी संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल, पहली कंडीशन याद करिए, वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। ये तो बताया था, असमान होंगे। बस ये हो गया। इसमें 4 नंबर तुम्हारे लिए, 4 या 5 नंबर जो भी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 2022 में आपका आया भी है, यानी कि बोर्ड में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन, डेटा चेंज हो जाएगा तब भी आ सकता है। तो मेन चीज है इसमें क्या करना है, मूलों के लक्षण के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए और 4 कंडीशन जो बताई थी वो याद होंगी तो हम मूलों के लक्षण आसानी से लिख सकते हैं। एक जो हमने बाद में बताया था कि अगर मूल दिए गए हैं और हमें उसका निकालना है, क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो अभी 2 मिनट पहले लगभग हमने वीडियो में बनाया भी है उसको। तो उसके लिए क्या था, यहां पर मूल समीकरण दिया हुआ है, दो मतलब समीकरण के मूल दिए गए हैं। क्या है मूल, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है इसका, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल कितने हैं, 3 और 1/3 है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण निकालना है। ये आपका आया है बोर्ड 2019 में। ठीक है, तो इसको करने के लिए अभी हमने बताया जो फार्मूला, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मूल दिए गए हैं, इनका योगफल निकाल लो, गुणनफल निकाल लो और इसमें रख लो। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल के लिए क्या, उनको दोनों को जोड़ देंगे। योगफल हो जाएगा 3 + 1/3 यानी 3 LCM 9 + 1 यानी 10/3 और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई 3 × 1/3 यानी 3 कैंसिल, ये 1। अब हम यहाँ पे रख देंगे तो इसका समीकरण निकल आएगा, यानी कि इट इम्प्लाइज x स्क्वायर, मूलों का योगफल आया है 10/3 × x और प्लस मूलों का गुणनफल जो आया है हमारा 1 आया है, +1 = 0। इसमें क्या करेंगे, अब 3 नीचे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है तो ये पूरे में हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 10x प्लस 3 = 0। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो समीकरण बचेगा x² माइनस 3x² माइनस का 10x, ठीक है, और प्लस का 3 = 0, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड जो समीकरण हमको निकालना था वो ये आ गया।